हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि अगर आपके पास कोई डेटा फ्रेम है तो उस डेटा फ्रेम के ऊपर आप बेसिक मैनिपुलेशंस कैसे कर सकते हैं। बेसिक मैनिपुलेशंस मतलब जैसे कि आपको डेटा फ्रेम के किसी एक कॉलम को अगर एक्सेस करना है या फिर किसी एक रो को एक्सेस करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है गाइस जैसे हमने अपने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर और डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर और सेट डेटा स्ट्रक्चर और टपल डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते समय स्टार्टिंग में ये जानने की कोशिश करी थी कि अगर मैं किसी भी कोड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये किसी एलिमेंट को अगर फेच करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वही सेम काम हम डेटा फ्रेम के साथ भी करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सिमिलर ही फ्लो है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये गाइस एक और डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि ये कोर डेटा स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ती है और तब जाकर के आपको पैंडास डेटा फ्रेम का एक्सेस मिलता है, यानी कि तब जाकर के आप इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप एक पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर से किसी भी कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी डेटा फ्रेम हो सकता है आपके सामने। ये तो अभी हम गाइस एक छोटा सा एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, लेकिन आपके सामने कोई सा भी और डेटा फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, उसके लिए आप कुछ नहीं करना है। आपने अपने डेटा फ्रेम को जिस भी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है उस वेरिएबल का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट, और गाइस डबल कोट्स में आप जो भी कॉलम एक्सेस करना चाहते हैं अपने डेटा फ्रेम का, या जिस भी कॉलम के डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं अपना डेटा फ्रेम के, उसको डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नेम लिख दिया, बस बात खत्म। जैसे मान लीजिए मैं नेम वाले कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैंने नेम लिख दिया। अब गाइस, जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास पूरे का पूरा एक कॉलम आ गया और उसके अंदर का सारा डाटा आ गया मेरे पास। जैसे गाइस, पहले पर्सन का नाम जॉन है, फिर जेन है, फिर माइक है और फिर केट है। ओके, तो ये एक तरीका है किसी भी कॉलम को एक्सेस करने का, ठीक है। और उसी तरीके से गाइस, आप अगर चाहें तो आप रोज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप किसी एक कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो दिस इज द वे। अगर आप किसी एक रो को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे गाइस। जैसे मान लीजिए मैं 2 इंडेक्स वाली रो को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली राइट डेटा, मैं अपने सबसे पहले डेटा फ्रेम के वेरिएबल का नाम लिखूंगा df, ठीक है। अब गाइस, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन में जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शंस डिफाइन होते हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन हमारे इस डेटा फ्रेम के साथ भी है, क्योंकि ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये डेटा फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये डेटा फ्रेम क्लास किस लाइब्रेरी के अंदर है, पेंडास लाइब्रेरी के अंदर है। इसीलिए गाइस हम लिखते हैं pd.dataFrame। ओके, हम सिर्फ डेटा फ्रेम नहीं लिखते। ओके, हम सिर्फ डेटा फ्रेम तब लिख सकते थे जब ये कोर डेटा स्ट्रक्चर होता। अगर आपको याद हो तो हमें लिस्ट वर्ड यूज करने के लिए, या लिस्ट क्लास का नाम यूज करने के लिए, या डिप क्लास का नाम यूज करने के लिए, या सेट या टपल क्लास का नाम यूज करने के लिए उससे पहले कुछ डॉट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। दैट इज वाई उन्हें बोला जाता है कोर डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। लेकिन गाइस, इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने के लिए आपको पहले पेंडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ती है, फिर आप लिखते हो pd.dataFrame। ओके, तो ये भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स की तरह। तो जब भी आपने गाइस, जैसे ही आपने df इक्वल्स टू pd.dataFrame अंदर अपना डाटा दिया, वैसे ही गाइस आपने क्या किया, आपने एक डेटा फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है df, ठीक है। अब गाइस, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे और कुछ फंक्शंस भी होंगे, ठीक है। अब वो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस आप कैसे एक्सेस करेंगे, आपको अच्छे से पता है गाइस कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट प्रेस करके एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, ऐसे ही
आपको इसके अंदर एक, आप कह सकते हैं कि एक फंक्शन मिलेगा जिसे हम कहते हैं, फंक्शन मैं नहीं कहना चाहूँगा इसको, आप इसको एट्रीब्यूट ही कहिए, जिसे हम कहेंगे iLock, ठीक है, जिसे हम कहेंगे iLock, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए, ठीक है गाइज। वैसे तो देखा जाए तो ये अभी आपको फंक्शन नहीं नजर आ रहा होगा, ये एक एट्रीब्यूट की फॉर्म में ही नजर आ रहा होगा, एंड इट इज वेरी हार्ड टू से कि ये एट्रीब्यूट है कि फंक्शन है। कुछ लोग इसको फंक्शन बोलते हैं, कुछ लोग इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, तो उन सब चक्करों में मत पड़िए, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये आपको एक चीज मिलेगी डेटा फ्रेम के अंदर, डीएफ डेटा फ्रेम के अंदर, और इस पे आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और गाइस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जिस भी रो को पूरा एक्सेस करना चाहते हैं उस रो का इंडेक्स पास कर दीजिए इसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए मैं नंबर 2 इंडेक्स वाली रो को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ इसके अंदर लिख दूंगा 2, दैट्स इट, और मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे गाइस जैसे ही मैं इसे बेसिकली एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास उस पर्सन का नाम भी आ रहा है और उसकी एज भी आ रही है और उसकी कंट्री भी आ रही है। तो नेम इज माइक, एज इज 35 एंड कंट्री इज यूके। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरी की पूरी रो की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम के अंदर की एक रो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स को एक्सेस करना हो या एक से ज्यादा रोज को एक्सेस करना हो तो आप कैसे करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।